Hello, my dear students. Now we are having question number 14. Okay, of section 2. Question में given है the binding energy of nucleons in nucleus can be affected by pairwise Coulomb's repulsion. Okay, assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of proton be EBP and the binding energy of neutron is EBN इन द न्यूक्लियस। ओके, तो हमको चारों ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना है। पहला वाला हम देखते हैं ई बी पी माइनस ई बी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की बात करें, ओके, और प्रोटॉन्स के अगर जैसे किसी न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो अगर हम नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें कि कितने पेयर बन सकते हो उनके बीच, हर एक पेयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा और वही बाइंडिंग एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम Z में से दो प्रोटॉन को सिलेक्ट करें तो हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ZC2 लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो Z इंटू जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 हमको मिलेगा। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू इनके पेयर, मतलब Z इंटू जेड माइनस वन इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, और यहाँ पर हम 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि बाई 2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आर की बात करें तो जो डिस्टेंस होगी वो अप्रोक्सीमेट हम कंसिडर कर सकते हैं न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर, मतलब आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3 एटॉमिक जो मास नंबर होता है उसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो यहाँ पर इसे अगर हम यहाँ पर लिख दें हैं कि आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, मतलब कि ये जो ई बी पी है ये प्रोपोर्शनल है जेड इंटू जेड माइनस वन और ए रेस टू पावर -1/2 के। ओके, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही है ना। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसका एनर्जी तो प्रोपोर्शनल होगा, और न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका बाइंडिंग एनर्जी जेड के प्रोपोर्शनल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, कूलम रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर -1/3। ओके, थर्ड वाले की अगर बात करें तो ई बी पी माइनस ई बी एन इज पॉजिटिव, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का जो एनर्जी होगा बाइंडिंग एनर्जी वो कम होगा न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर जो कूलम रिपल्सिव फोर्स के कारण जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू ज़्यादा होगी। अल्टीमेट हमको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो सी वाला गलत है। अगर हम डी वाले की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ई बी पी इज इंक्रीज इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा डीके इमिटिंग पॉजिट्रॉन। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन में जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, मतलब कि यहाँ पर अगर नंबर पॉजिट्रॉन इमिट करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होंगे तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली वहाँ पर डिक्रीज होगी, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 जेई एडवांस 2022 पेपर 2। ओके, सेक्शन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन अ रेडियो एक्टिव डीके चेन रिएक्शन this 23090 thorium, okay, nucleus decay into this PO, that is polonium 84214 nucleus. The ratio of number of alpha to number of beta minus particle emitted in this process is okay। ये क्वेश्चन सॉल्व करना के लिए सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई एक पेरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, अगर अल्फा पार्टिकल डिके होता है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है ना, अगर हम बात करें तो हीलियम का न्यूक्लियस जिसका मास होता है, मास नंबर होता है 4,
है ना। अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस के मास नंबर की बात करें, मतलब m अल्फा की बात करें तो 4 होता है, और z की बात करें, हाँ मतलब हीलियम का z अगर हम देखें तो 2 होता है। तो जब उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस अगर वहां से निकलेगा, तो जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें A-4 होगा और Z-2 होगा। ओके, ये नया एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर A-4 होगा। सेम एज इट इज अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बीटा माइनस पार्टिकल की बात करते हैं, अगर बीटा माइनस पार्टिकल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में एक्चुअल में होता क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही बीटा माइनस पार्टिकल होता है। ओके, तो अगर हमारे पास कोई एक्स एटम है ना, और उसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, उससे अगर बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है तो z जो है, अब यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन डिक्रीज होके एक प्रोटॉन बनाएगा, और प्रोटॉन बनाएगा मतलब कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो इंक्रीज हो जाएंगे, और z जो है वही होता है, तो z+1 हो जाएगा, है ना, z+1, और a में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पर अगर बीटा माइनस की बात करते हैं हम तो बीटा माइनस से निकलने से इस एटॉमिक मास नंबर ए में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो ए में चेंज हो रहा है, मतलब जो ये थोरियम 230 से 90 से जो PO 84 214 बन रहा है, और जो मास नंबर में चेंज हो रहा है वो केवल किस लिए हो रहा है, अल्फा पार्टिकल के कारण हो रहा है, बीटा के कारण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सा कैलकुलेशन लगाएं कि जो चेंज इन मास नंबर है वो कितना है, 230 माइनस 214 दैट इज इक्वल टू 16। ओके, और ये किसके बराबर होगा, एन अल्फा, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 4। तो एन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4, है ना, मतलब अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, जब अल्फा पार्टिकल 4 होंगे तो यहाँ पर जो Z है ना, जैसे TH से 4 अल्फा पार्टिकल निकले, है ना, 4 अल्फा पार्टिकल निकले, तो जो नया एलिमेंट हमारे पास बना वो X बना, हमेशा मान लेते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो 214 हो जाएगा। ओके, और एटॉमिक नंबर जो होगा 90, यहाँ पर कितना होगा, 90 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो 82 कितना हो जाएगा, 82, पर हमको यहाँ पर 84 चाहिए, हमको क्या चाहिए, PO बनाने के लिए 84 चाहिए, मतलब यहाँ से 4 तो अल्फा पार्टिकल निकले और 2 बीटा माइनस निकलेंगे, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 214 एज इट इज रहेगा, और ये 84 82 जो होगा +2 हो जाएगा तो 84। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ बीटा माइनस की बात करें तो वो 2 होगा, और रेशियो की अगर हम बात करें, मतलब एन अल्फा डिवाइडेड बाय एन बीटा माइनस की अगर हम बात करें तो वो 4/2 होगा दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे 2, है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही थोड़ा सा लॉजिक ही लगाना था हमको, बाकी कैलकुलेशन बड़े ईजी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 4 में हमारे पास में मैक्सिमम 12 मार्क्स अवेलेबल हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर हम सही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम 12 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, दिस सेक्शन कंटेन्स 4 मैचिंग लिस्ट सेट। ओके, और हर एक के पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। अगर हम लिस्ट फर्स्ट की बात करें तो उसके पास में 4 एंट्रीज होंगी PQRS, और लिस्ट सेकंड की बात करें तो वहाँ पर 5 एंट्रीज होगी 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर हर एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैचिंग हमको करना है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होगा। ओके, अगर हम सही एंट्री करते हैं तो
हमें यहाँ पे +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई आंसर हम इंटर नहीं करते तो 0 मार्क मिलेंगे, और अगर हम गलत वैल्यू इंटर करते हैं तो यहाँ पर -1 हमको मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है लिस्ट 1 में यहाँ पर डिफरेंट रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस हमको गिवन है, और लिस्ट सेकंड में जो उससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे फर्स्ट हमको दे रखा है 1 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा है इस प्रोसेस में। तो आपको यहाँ पर हमको कॉलम को मैच करना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं कि अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, जैसे हमारे पास कोई एटम है X जिसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, और उससे अगर कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो डॉटर एटम बनेगा उसमें Z-2 होगा और A-4 होगा, क्योंकि एटॉमिक जो अल्फा पार्टिकल है उसका मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम का न्यूक्लियस मतलब उसका मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2। तो यहाँ पर Z-2 होगा और A-4 होगा। सिमिलरली, और यहाँ पर एनर्जी निकलेगा +Q भी हम लिख सकते हैं। ओके, अगर हम बीटा प्लस की बात करें, है ना, तो बीटा प्लस के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। बीटा प्लस में एक्चुअल में अगर हम प्रोटॉन की बात करें, है ना, प्रोटॉन की बात करें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वो कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में, और ये पॉजिट्रॉन ही बीटा प्लस पार्टिकल होता है। तो अगर हमने कोई एक एलिमेंट लिया X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A, और उससे कोई अगर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है, तो यहाँ पर अगर हम Z की बात करेंगे, नया जो एलिमेंट बना उसमें Z की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक प्रोटॉन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन कम हो रहा है, तो Z जो है वो Z-1 हो जाएगा। और अगर मास नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बना रहा है, मतलब मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पर जब कभी हम बीटा प्लस की बात करेंगे तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम बीटा माइनस डीके की बात करें, तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा माइनस पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट X की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर जो है वो A है, और वो कन्वर्ट होता है, अगर उससे बीटा पार्टिकल बीटा माइनस डीके की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो नया पार्टिकल बना Z, ठीक है, उसमें यहाँ पर प्रोटॉन एक बढ़ रहा है तो Z+1 हो जाएगा, और A में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा हमने यहाँ पर केस देखा। तो ये 3 केस आपको जरूर ध्यान से समझना है जब हम अल्फ़ा की बात करते हैं, जब हम बीटा की बात करते हैं, और जब हम बीटा माइनस की बात करते हैं, बीटा प्लस की बात करते हैं। तो ये तीनों केस के बेसिस पर ही हम यहाँ पर इन चारों ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ए का जिक्र करेंगे, क्योंकि ए से ही हमको पता चलेगा कि कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो फर्स्ट पी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 238 माइनस 234, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें मतलब 4, मतलब यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। पर अगर आप जेड की बात करेंगे तो यहाँ पर 92 से 91 हो रहा है ना, 92 से 91 हो रहा है, मतलब अगर एक अल्फा पार्टिकल निकला तो यहाँ पर 90 हो जाना चाहिए था, पर एक इंक्रीज हो गया है, मतलब Z+1 हो गया है, मतलब यहाँ पर बीटा माइनस भी एक पार्टिकल निकला होगा। तो फर्स्ट P और Q में एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और एक बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा माइनस पार्टिकल। मतलब P का जो कनेक्शन होगा वो किसके साथ में होगा, 4 के साथ में होगा, मतलब या तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है या सेकंड वाला बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 214 से 210 हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर भी 1 अल्फा पार्टिकल तो निकल ही रहा है।
82 का 82 ही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक अल्फा 82, मतलब यहाँ पर दो बीटा माइनस निकले होंगे। क्यों? क्योंकि 82 से अगर एक 82 अगर यहाँ पर है ना, तो अगर अल्फा पार्टिकल देखें तो यहाँ पर -2 होगा, मतलब 82, मतलब दो आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना है, मतलब दो बीटा माइनस पार्टिकल निकले होंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा माइनस पार्टिकल, तो यहाँ पर 2 बीटा माइनस पार्टिकल, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड वाला ऑप्शन हमको यही बता रहा है, 2 बीटा माइनस पार्टिकल एंड 1 अल्फा पार्टिकल, मतलब Q का जो मैचिंग होगा वो थर्ड के साथ में होगा, मतलब ए वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि P के साथ में 4 का मैचिंग, Q के साथ में थर्ड का मैचिंग। हम थर्ड वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर 210 से 206 कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल तो यहाँ पर निकल ही रहा है, और 81 से 82 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 3 बीटा माइनस पार्टिकल निकलेंगे, क्योंकि 81 अगर एक अल्फा निकला है तो 81 -2 हो जाएगा, जो कि 79 होगा, और उसको 82 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे पास में 3 बीटा माइनस पार्टिकल यहाँ पर निकले होंगे, मतलब सेकंड वाला यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, आर के साथ में सेकंड वाला मैच कर रहा है, सेम एज इट इज एस वाला भी आप देख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल का जब डीके होगा, बीटा पार्टिकल डीके होगा, या बीटा प्लस या बीटा माइनस, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज होगा, उसके बेसिस पर आप ये आंसर दे सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप अगर जेई मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें, हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो जब आप न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ें तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2023 पेपर 1 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर फिजिक्स का सेक्शन 3 देख रहे हैं, जो कि 24 मार्क का है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब कि आपको उसमें इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एंटर करना होगी। ओके, तो जो आपकी स्क्रीन पर वर्चुअल कीपैड होगा वहाँ पर आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक सेक्शन है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ओके, +4 आपको मिलेंगे अगर आप सही वैल्यू एंटर करेंगे, और 0 आपको मिलेंगे अगर आप गलत वैल्यू एंटर करेंगे या कोई वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक सेक्शन बड़ा अच्छा है जो हमें ध्यान से अटेम्प्ट करना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक मास Z। ओके, यहाँ पर एटॉमिक मास Z, सॉरी एटॉमिक नंबर Z गिवन नहीं है। ओके, फोटोन इमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू लेवल n इक्वल टू 3, मतलब 4 से वो 3 पर जब आता है, इन दिस एटम आर यूज टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ टारगेट मेटल। ओके, यहाँ से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनको हम टारगेट मेटल पर इंसिडेंट करवा के फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द टारगेट मेटल इज 310 नैनोमीटर। ओके, तो Z का वैल्यू हमको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पर, तो इसको n1 लिख देंगे, इसको n2 लिखेंगे, n2 इक्वल टू 3 पर जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो जो फोटोन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, उस फोटोन का एनर्जी जो होगा वो होगा 13.6 इंटू Z स्क्वायर। ओके, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, ये उसका एनर्जी होगा। तो यहाँ पर अगर हम फोटोन का एनर्जी देखें तो 13.6 इंटू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 माइनस 9। ओके, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 इंटू Z स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, तो यही एनर्जी जो होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास में आई है, वही एनर्जी वर्क फंक्शन फाइ नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
जो कि यहाँ पर गिवन है के मैक्स में यूटिलाइज होगी। यहाँ पर हमने डायरेक्टली जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ कर लिया है, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एस सी बाय लेमडा का वैल्यू, एस सी का वैल्यू हमको 1240 गिवन है, तो हम यहाँ पर 1240 लिख देंगे डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर में हमको पुट करना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 310 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.92 मिलेगी। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये यहाँ पर 4 टाइम कैंसिल होगा। ओके, तो हमको लिखना रहेगा 13.6 इंटू 7 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.92। ओके, यहाँ से हम z का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5.92 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 7। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमको अप्रोक्सीमेट 9 यहाँ पर मिल रहा है और z का वैल्यू हमको मिलेगा 3। ओके, तो हम यहाँ पर 3 इंटर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू वाला सेक्शन का क्वेश्चन है ना, मतलब जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू एज ए आंसर हमको मिलेगी। तो यहाँ पर हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, इन अ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस एक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए इक्वल टू माइनस dn by dt where n is the number of radioactive nuclei at time t। ओके, अगर हम nt की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा है किसी टाइम t पर। टू रेडियोएक्टिव सोर्स S1 and S2 have same activity at t equal to 0 at a later time, कुछ टाइम के बाद में the activities of S1 and S2 are A1 and A2 respectively when S1 and S2 have just completed third and seventh half lives। okay, the ratio of A1 and A2। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है A1 A2, ओके, स्टार्टिंग में दोनों का एक्टिविटी इक्वल है, मतलब A01 की हम बात करें और A02 की बात करें तो दोनों यहाँ पर इक्वल है। ओके, अगर हमारे पास में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी A इक्वल टू माइनस dn बाई dt हम अगर लिखते हैं, क्योंकि जनरली यही रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम A की बात करें, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है A0 e रेज़ टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, है ना। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम A1 की बात करें, अगर हम A1 की बात करें तो हम लिखेंगे A0 फॉर फर्स्ट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 1, ओके, इंटू टी। ओके, सेम एज इट इज अगर हम A2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं A0 ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी, है ना। दो अलग अलग सोर्स है तो उनका लेमडा रेट ऑफ डीके कोफिशिएंट जो होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होगा या डीके कोफिशिएंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो लेमडा 1 लेमडा 2 लिखा। दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो यहाँ से ये इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जो एक्टिविटी है, वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल दे रखा था। तो यहाँ पर A1 और A2 इज इक्वल टू हमको मिला e रेज़ टू पावर लेमडा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट के लिए थर्ड हाफ लाइफ, है ना। तो फर्स्ट के लिए, है ना, फॉर फर्स्ट S1 के लिए t का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है थर्ड हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब 3 इंटू टी 1/2। ओके, और अगर हम t 1/2 का वैल्यू देखें तो 3 ये हो जाएगा ln2, है ना, ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1, है ना। सेम एज इट इज अगर हम S2 की बात करें, ये हाफ लाइफ का फार्मूला होता है ln डिवाइडेड बाय लेमडा, ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है। अगर हम
S2 के लिए T का वैल्यू देखें तो वो 7 हाफ लाइफ है, मतलब 7 इंटू टी 1/2 ऑफ सेकेंड, मतलब कि 7 इंटू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ओके, अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो e रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1, टी का वैल्यू फर्स्ट के लिए अगर हम पुट करें तो वो है 3 टाइम्स ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। ओके, और अगर हम सेकेंड के लिए पुट करें तो माइनस लैम्डा 2, ओके, 7 ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। तो यहाँ लैम्डा 1 से लैम्डा 1, लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल होंगे, और इससे अगर हम आगे सॉल्व करें तो e रेस टू पावर माइनस, ये ऊपर चले जाएगा -3, तो हम लिख सकते हैं ln2 रेस टू पावर -3। ओके, और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ln2 रेस टू पावर -7, है ना। तो यहाँ पर ln और ये एंटीलॉग और ln को अगर हम सॉल्व करें तो a1/a2 इज इक्वल टू, हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिल रहा है 2 रेस टू पावर -3 डिवाइडेड बाय, ये लॉग के अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, अगर हम e रेस टू पावर ln x लिखते हैं तो वो x के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर -7। ओके, इसे आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 3, मतलब 2 रेस टू पावर होगा 16। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 16। थैंक यू। Hello my dear students, again very welcome to all of you in your physics class. Now in this question, that is the second question of section 1 of JEE Advanced 2022 पेपर 1। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ओके, तो हमको राउंड ऑफ कर देना है उसको। क्वेश्चन में गिवन है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय अल्फा पार्टिकल, हमको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हीलियम विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, इन लैबोरेटरी फ्रेम इज एन, है ना, जो हीलियम का न्यूक्लियस है, ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है इसका एनर्जी n मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर जो हमारे पास में एटम नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जिससे वो कोलाइड करता है, यहाँ पर कोलिजन का केस भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। जब वो नाइट्रोजन से कोलाइड करता है तो नाइट्रोजन स्टार्टिंग में रेस्ट में था, यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा और फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो उसका जो हीलियम पार्टिकल है जब वो नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करता है तो स्टार्टिंग में उसका एनर्जी n मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हीलियम का k इनिशियल है जो कि n है। ओके, और वो नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करता है। और यहाँ पर हमको n का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर बाकी सारे पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर गिवन है, हीलियम का एटॉमिक मास गिवन है हमारे पास में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबका मास यहाँ पर हमारे पास गिवन है। हमें यह भी गिवन है कि 1 AMU मास जब कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन, वैसे 931.5 होता है पर यहाँ पर राउंड ऑफ में उन्होंने 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि मास डिफेक्ट कितना है, इस इक्वेशन में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पर जो पेरेंट एटम है ना, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उनका मास कम है। जब हम टोटल काउंट करेंगे, एक बार काउंट करते हैं तो मास ऑफ हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो हम मास डिफेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का मास यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1.008 AMU प्लस ऑक्सीजन का है 19.003। ओके, माइनस अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो उसका मास यहाँ पर हमारे पास गिवन है 4.003 और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 16.006
AMU में सारे मास गिवन है, मास डिफेक्ट हम कितना मास कन्वर्ट हुआ वो हमको देखना है एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 20.011, ओके, माइनस ये हमको मिलेगा 20.009, है ना। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.002 U, ओके। और ये जब कन्वर्ट होगा मतलब फाइनल जो एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, है ना, वो कितना होगा, कितना एनर्जी एक्चुअल में हमको रिक्वायर्ड है, ओके। तो वो होगा 0.002 इंटू 930। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इतना एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम कोलिजन की बात करें तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, है ना, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, ओके। तो एनर्जी का लॉस हमको पता है डेल्टा के इक्वल टू 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा, ओके। और इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है ना। ये एनर्जी लॉस हमको पता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और इतना एनर्जी का लॉस होगा और वही हमारे पास में ये एनर्जी यहाँ से मिलेगी, ओके। तो एनर्जी का लॉस दैट इज 1.86, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस कितना हुआ वही एनर्जी कन्वर्ट होगी यहाँ पर, ओके। तो 1.86 इंटू अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर m1 अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो यहाँ पर m ऑफ हीलियम इंटू m ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय m ऑफ हीलियम प्लस m ऑफ नाइट्रोजन, ओके। 1/2 एज इट इज हम लिखेंगे, और हीलियम का वेलोसिटी v मान लिया हमने, और नाइट्रोजन रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी 0, है ना। इसे हम 1.86 तो एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन का मास एज इट इज डिवाइडेड बाय हीलियम का प्लस नाइट्रोजन का एज इट इज, और यहाँ जो मिलेगा 1/2 मास ऑफ हीलियम इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा इनिशियल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये जो होगा इनिशियल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 1.86। नाइट्रोजन का मास यहाँ पर हमारे पास गिवन है 16.006 डिवाइडेड बाय हीलियम का हमारे पास 0.003 प्लस, और यहाँ पर नाइट्रोजन का फिर से 16.006 इंटू ये के इनिशियल हो जाएगा जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर के इनिशियल मिनिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 20.009 डिवाइडेड बाय 16.006, ओके, इंटू 1.86। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2.325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे राउंड ऑफ टू फिगर में हम करते हैं तो 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आता है 2.33, यहाँ हम एंटर करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1 का हम देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हमारे पास में सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ये एक ही आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन में गिवन है मेटल टारगेट विथ एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 46 इज बॉम्बार्डेड विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। The emission of X-ray from the target is analyzed. The ratio R of wavelength of a K alpha line and the cutoff is found to be R equal to 2. If the same electron beam is bombarded with another metal target with Z equal to 41, then R equal to. तो यहाँ पर अगर हम K अल्फा लाइन की बात करें, ओके, और उसके वेवलेंथ की बात करें तो उसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं 3/4 R Z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू पी, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस 1 स्क्वायर, ओके। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर होगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ डेफिनेटली HC/E इंटू वी होगा, है ना। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो
ओके, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं एच अल्फा डिवाइडेड बाय एच कट ऑफ की बात करें, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट केस में r का वैल्यू देखें जो कि 2 है, तो वो 1/46 - 1 होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और हम सेकंड केस की बात करें जिसमें r का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो वो 1/41 - 1 होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब 2/r इज इक्वल टू 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर r/2 जो होगा वो 45 डिवाइडेड बाय 40 होल स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2 और ये 9/8 लिख सकते हैं हम। इससे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2.53 आने वाला है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है।